जमीन से 1.5 फुटिया रात में बाहर आते हैं। अच्छा, वशीकरण के थ्रू उसको खाने में दे दिया जाए तो? तलवार है, आपको यूज कैसे करना है यही नहीं पता। हाँ। तो आप अपनी गर्दन भी काट सकते सही हो, बात है ना। है। ब्रह्म राक्षस भी था उसमें, चुड़ैलें भी थी, मतलब बहुत सारी चीजें। सुप्रीम एंटिटीज। हाँ, उसके बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते हैं। ओह माय गॉड। खून खून ही हो जाता था। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल के बारे में बातें करते हैं। हमारे गेस्ट आके अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं। कभी कभार हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो साइकिक मीडियम होते हैं, और उनमें से एक गेस्ट आज हमारे बीच में है जिनका नाम है माता जी, गुरु माँ इन्हें बोलते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि अगर आप इनके पास अपनी फोटोज भेजते हैं, आपको लगता है आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक, काली क्रिया, तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ है, तो ये फोटो देख के उसे स्कैन करके बता देती है कि आपके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली में किस लेवल की है, किसने की है और कहाँ से वो चीज़ें आई हैं। तो रूबरू होते हैं एक बार अंकित माता जी के साथ और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनके होने से क्या क्या नुकसान आम जिंदगी में हो सकता है। तो एक बार स्वागत करते हैं अंकिता जी का। थैंक यू सो मच। कैसे अंकिता जी आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए हमें कुछ ऐसी चीज़ें, ये जो सिद्धि है या स्कैनिंग का जो पार्ट है ये कैसे काम करते हैं और आपको ये कहाँ से मिला? ये गॉड गिफ्टेड एक तरीके से, और ये जब एक समय होता है जब आप हर चीज़ अच्छा बुरा समझने लग जाते हो। और जैसे कहते हैं कि 5 साल की उम्र में आप समझने लग जाते हो हर चीज़ को, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस उसी उम्र से, जब मैं 5 साल की थी, मुझे जब से ही शक्तियों का आभास होने लग गया था। और जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो या फिर जो भी आप कहो कि जो इंसानों के शरीर से परे हैं, वो सभी चीज़ें मुझे दिखाई देने लग गई थी 5 साल की उम्र से ही। और फिर ये चीज़ें बढ़ते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंची जहाँ पे मेरी पिछले जन्म की सिद्धि जो थी उनसे मेरा आमना सामना होता है। तो ये बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस नहीं होता कि आपको चलते फिरते ऐसे भूत प्रेत दिख जाएं या आत्माएं? हाँ, काफ़ी हॉरिबल होता है। और कई बार आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होते हो। उस वक्त आप ये भी कह सकते हो कि मैंने मेंटल ट्रॉमा तक भी सहन किया है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट भी किए हैं। कई बार मुझे ये लगा था कि शायद मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैंने डॉक्टर्स की भी हेल्प ली है। लेकिन बाद में जाकर के जो भी चीज़ें मिली, क्योंकि एक जगह डॉक्टर की सारी चीज़ें फेल हो गई थी, और उसके बाद में जब मैंने देखा कि हाँ मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं देख सकती हूँ, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इस चीज़ को पूरे तरीके से जड़ से पता करती हूँ कि चीज़ें है क्या। तो इसमें दोस्तों का क्या क्या कहना था? मतलब वो तो कुछ और ही समझ बैठते होंगे। ऐसा है कि मैं चलते फिरते भी अब नॉर्मल चीज़ें हो गई, और जो भी नेगेटिविटी आप कह सकते हो, नेगेटिव भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी चीज़ें। अगर आप कहीं भी चल रहे हो तो आपको दोनों तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, और मुझे उन दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस होता था। और अगर मैं ये बात अपने घर पे बोलूँ, आप फ्रेंड्स की बात करो, मैं अगर अपने घर पे भी बोलती थी तो किसी को भी इन बातों पे यकीन नहीं हुआ करता था। तो कैसे आपने यकीन दिलाया? क्या आपने घर वालों को भी कोई चमत्कार बताया या दिखाया था? चमत्कार मुझे पहले से सेंस होने लग जाता था। जैसे अगर मेरे फादर का कोई नया बिजनेस पार्टनर है, अगर वो उनके साथ आगे चल के छल कपट करने वाला, तो वो अगर मिल रहे उससे, मैं पहले ही इंडिकेशन मुझे मिलते थे, और मैं उनको बोलती भी थी कि आपका कल जा कर के इसके साथ बुरा होगा। अच्छा। और जब वो बात नहीं मानते थे, उनके रिजल्ट भी उनको यही मिलते थे। और जैसे अगर मेरी मम्मी कम्युनिकेशन जैसे औरतें करती हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग बहुत खास बन जाते हैं बहुत कम समय में। हाँ। तो उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी। तो मैंने उनको 2-3 लोगों के लिए कहा था कि ये आगे चल के इस तरीके से तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। तो उस वक्त मुझे डांट भी मिलती थी कि तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता। क्योंकि कोई भी इस बात को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब वो चीज़ें उनके ऊपर होने लग गई ना, फिर वो चीज़ें वो मानने लग गए। लेकिन उस वक्त मेरा खुद से ये क्वेश्चन होता था कि मुझे ये बातें कैसे पता चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं घर वालों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि घर वालों ने ये चीज़ मान ली कि इसकी ज़ुबान से जो निकल रहा है वो सच हो रहा है? नहीं, ज़ुबान से निकलने का नहीं है। अगर क्या होता था कि इन फ्यूचर कुछ होने वाला है, मुझे उसका भी पूरा अंदाज़ा हो जाया करता था, और मैं वही चीज़ें बताती थी। और मैं खुद से भी सोचती थी कि ये चीज़ें मुझे कैसे पता है। या फिर आप ये समझ लो कि मेरे घर में किसी के लिए रिश्ता आने वाला है, वो कहाँ से आने वाला है, ये भी चीज़ें मुझे पता चल जाया करती थी। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे एक बार सोचने के लिए सबके सामने ये क्वेश्चन हो जाता था कि वाकई में ये चीज़ें कैसे पता चल गई, जिसके बारे किसी को कुछ भी खोज खबर नहीं है। वैसे ये एक पर्सनल मुद्दा है, लेकिन आपने मुझे बताया था कि जो आपकी शादी हुई थी उसमें भी आपको
किसी ने साइन दिया था कि ये इंसान आपके लिए ठीक है? हाँ, मैं एक तरीके से जब मैं इन सब चीज़ों को देख पाती थी तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी खुद से ही। और फिर जब भी मेरे रिश्ते आया करते थे तो मैं डायरेक्ट लड़के से यही कहती थी कि ठीक है, मतलब मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, अगर इस जगह पे तुम्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है तो तुम करो, वरना ना करो। देन शादी के लिए फिर हो गई मेरी जैसे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ, मुझे पैरानॉर्मल चीज़ें फील होती हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो मतलब आप एक तरीके से लाइफ में आपके वही आया जो लिखा था आपको समझने वाला। हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से यही सोचती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। पर जो भी शक्ति थी उन्होंने आके 3-4 बार इंडिकेट किया कि नहीं, तुझे शादी करनी चाहिए और उसी इंसान से करनी चाहिए। फिर जब ये चीज़ें मैंने कहा कि ठीक है, अगर कोई हर बार मुझे गाइड कर रहा है तो मुझे उसकी ये बात माननी चाहिए। और वाकई मैंने शादी की। और कहते हैं ना कि आपको शादी के बाद किसी की सपोर्ट मिले ना मिले, हस्बैंड की मिलनी चाहिए। तो मुझे हर तरह से सपोर्ट मिली है, बाय फैमिली भी, बाय हस्बैंड भी, हर तरह से। तो जैसी आपकी लाइफ रही है तो बहुत हार्ड है, समझने वाली चीज़ें बिल्कुल समझ से परे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसी ज़िंदगी देखी नहीं जिसमें हमें ऐसा लगा हो, क्योंकि हम तो भूत प्रेत को देख के पागल से हो जाते हैं। जब मेरे साथ हादसा हुआ था वो भी बहुत दर्दनाक था, जिससे मैं बाहर निकला। इन सब चीज़ों में आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें मल्टीपल पोजेशन होते होंगे या कहीं अघोर विद्या का यूज़ हुआ हो। कुछ एक ऐसा किस्सा बताइए जिससे हमारी ऑडियंस कुछ समझ पाए, कनेक्ट कर पाए। अघोर विद्या से कनेक्टेड है एक स्टोरी जिसको मैंने ट्रीट किया था, उसकी मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल बताइए। इसमें एक लड़की होती है, मान लो उसका नाम पूजा रखते हैं, क्योंकि मैं नाम यहाँ पे नहीं बता सकती। एक काम करते हैं, उसका नाम पूजा नहीं कुछ और रखते हैं, क्योंकि कहीं पे फिर पूजा शब्द वापस आएगा कि उसने पूजा पाठ करा और फिर वो पूजा कंफ्यूज हो जाएगा। उसका नाम हम सोनाली रख देते हैं। हाँ, सोनाली रख देते हैं। मान लो सोनाली है। सोनाली झारखंड की साइड से बिलोंग करती थी और झारखंड में डायन प्रथा बहुत ही हाईटेक है, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को मानते हैं वहाँ पे लोग। और वहाँ पे कई बार आप देखोगे कि डायन विद्या का यूज़ करके बहुत ही लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है और बहुत लोगों को, निर्दोषों को मार भी दिया जाता है। और इस चीज़ पे वहाँ की कानून भी कुछ नहीं करती है। तो ये सोनाली जो थी, सोनाली की मामी, उन्होंने अपने ही बेटे को इस चीज़ का माध्यम बनाया था, तंत्र विद्या सीखने के लिए माध्यम बनाया था। उन्होंने होली के 5-6 दिन पहले ये बताया कि उनके बेटे की कुछ तबीयत खराब सी हो रही है। और होली के एक दिन पहले उनका बेटा गायब हो जाता है। शाम में वो जाती हैं पुलिस के पास में कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी कि मेरा बेटा गायब हो गया है। गांव वाले भी यही सोच रहे थे कि उनका बेटा सच में गायब हो गया है। अच्छा। लेकिन होली की रात में जो चीज़ हुई ना, वो बहुत ही दहलाने वाली थी। वो ये थी कि उन्होंने अपने ही बेटे को बंदी बना रखा था और होलिका दहन वाली रात में उन्होंने उसे मारकर उसे ज़मीन के अंदर दफन किया, क्योंकि वहाँ पे उनका घर वो मिट्टी का था। ज़मीन के अंदर उसे दफन करने के बाद में वो उसी के ऊपर मिट्टी से उसे अच्छी तरीके से उसे लीपती हैं। और लीपने के बाद में जब वहाँ पे उन्होंने जो भी पूजा पाठ वगैरह की, सब कुछ नॉर्मल था। पर ये सोनाली वगैरह जब सुनती है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा इंसिडेंट है कि बच्चा गायब है, वो लोग अचानक से ही घर पहुँचते तो देखते कि बच्चे के कपड़े वहाँ उनको मिलते हैं यूज़ किए हुए। कहते हैं ना कि मतलब जो कपड़े उन्होंने बताए थे पुलिस वालों को कि उसने ये कपड़े पहन रखे थे, वही कपड़े उनके कमरे में वो मिले हुए। ऐसा है कि मतलब किसी ने ऐसे, अगर आप बनियान उतारो तो कैसे वो रोल हो जाता है, उनको उसी तरीके से मिला हुआ था। और जब उन्होंने वो चीज़ देखी और वहाँ पे खून भी पड़ा हुआ था और जहाँ पे उन्होंने लिपाई कर रखी थी वहाँ पे भी खून की कुछ बूंदें थी। और उसके बाद में ये चीज़ें सोनाली की मम्मी, उसके पापा, सोनाली, इन सब बातों को लेकर के कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि एक होता है ना कि हम तुरंत कोई भी बात इंसिडेंटली कहते हैं ना कि अगर कुछ सामने आए तो आप उस चीज़ को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कभी एक्सेप्ट कर भी लिया आपने तो आप सामने वाले से कह नहीं सकते हो। उन्होंने पुलिस को ही बुलाया और कहा कि हमें शक है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ क्या हुआ है। और पुलिस आती है वहाँ पे, खुदाई वगैरह भी करती है। खुदाई करने के बाद में बच्चे का शव उनको मिल जाता है। वो मतलब एक माँ ने अपने ही बच्चे को ख़त्म कर दिया। अपने बच्चे को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ के आसपास के थे सब ने उनकी मामी से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। और लेकिन ये जो सोनाली ने खुलासा किया ना, उसको बहुत बुरा परिणाम झेलने को मिला। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो माँ थी उसने अपने बेटे को ख़त्म क्यों किया? डायन प्रक्रिया जो होती है सीखने के लिए, या फिर कहो कि कुछ काली विद्या ऐसी होती है आपको सीखने के लिए ना, आप जिन भी शक्तियों की पूजा करते हो वो शक्तियाँ ये कहती है कि तुझे जो भी सबसे प्यारी चीज़ है तेरे लिए त्यागना पड़ेगा, उसे तुझे मुझे देना होगा।
तो वो अगर कहते ना कि अगर मेरा पति है मुझे बहुत प्यारा है या मेरा लड़का है मुझे बहुत प्यारा है, तो दो में से मुझे कोई एक चीज तो उसे देनी ही होगी जिसे मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। उसने अपने बेटे की बलि दे दी। हाँ, उसने अपने बेटे की बलि दे दी। और फिर किस पोजीशन में मिली थी, मतलब जब बॉडी को निकाला गया? उसे मतलब कहते हैं ना कि चाकू से रेत रेत के किया गया उस तरीके से। पुलिस ने फिर उसे जेल में भी बंद किया था, पर उन्होंने कुछ पैसे वगैरह दे करके ये केस खत्म। हाँ, केस वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन सोनाली के साथ जो केस हुआ वो बहुत ही दहलाने वाला था। वो मैं जानना चाहूंगा। हाँ, सोनाली तो घर आ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सोनाली काफी ज्यादा कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल थी, पूजा पाठ चैंटिंग वगैरह वो किया करती थी। लेकिन उसके ऊपर जो तंत्र प्रयोग हुआ था वो बहुत ही गंदा तंत्र प्रयोग था, और उस पे जो शक्ति थी, कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल हूँ मैं और चैंटिंग करी पूजा करी, वो बहुत अच्छे से करती थी। उसे फिर धीरे धीरे ना साइंस भी मिले कि किसी को कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, तो वो करने भी लग गई। मतलब एक तरीके से कुछ शक्तियाँ उसका अच्छा लगा मिली। क्योंकि उसके ऊपर भी मतलब उसे भी एनर्जी का एहसास होने लगा कि शरीर में उसके कोई एनर्जी है। देन वहाँ पे जैसे उत्तराखंड से हूँ मैं, तो उत्तराखंड में जागर लगता है रात में। उसी तरीके से झारखंड में भी एक जागर लगता है, जैसा कि मैंने सुना है, उन्होंने ही बताया मुझे। तो ये जागर कुछ वो जागरण टाइप होता है जहाँ रात को पूरा देवी देवताओं की पूजा इत्यादि, या जो भी भगत होते हैं वो वहाँ पे उस वक्त पूजा करते हैं। तो कोयले को गर्म करके आग जला करके पूरी अच्छे से चादर उसकी तैयार की जाती है, उस पर चल कर वो प्रसाद भोग चढ़ाते हैं। हाँ, वहाँ की आदिवासी प्रथा है ये। अच्छा। ये वहाँ पे जाती है इस चीज को जानने के लिए कि मैं कैसे इन सब चीजों को समझ पा रही हूँ, जान पा रही हूँ। वहाँ पे उसके ऊपर सवारी आ जाती है। अच्छा। वहाँ के भगत देख करके ये कहते हैं कि तुझ पे दुर्गा की सवारी है। वो बहुत खुश होती है, आती है, लोगों की ट्रीटमेंट किए जा रही है। पर क्या होता है, उसके साथ जो चीजें होती है ना वो बहुत खराब होती है। उसे नेगेटिविटी भी महसूस होती है, और दूसरी बात ये है कि मतलब हर तरफ से ना उसे ये लगता है कि वो जितने भी लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है वो सारी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट उसके खुद के ऊपर आ रहा है। अब लोग कहते हैं ना कि गुरु बना लो, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सब चीजें कर ली उसने, पर इम्पैक्ट पड़ ही रहा था। उसके बाद क्या होता है, जब वो कॉलेज वगैरह भी जाती है ना, उसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है हर जगह। और उसके बाद उसके बॉडी पे काले काले तिल, पूरे दोनों हाथों पे छोटे छोटे काले काले तिल पूरे हाथों पे आ जाते हैं। उसने डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत जगह दिखाया। कहते हैं ना कि जब डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं और जो भी चौकी लगाते हैं, या फिर जो भी तंत्र विद्या में हैं, जिनको भी ज्ञान है, उन सबके पास हो जाती है। उसके बाद वो ठीक तो नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। उसके पेट पे, नेक पे, हर जगह वो काले तिल बढ़ते ही जा रहे थे। उसको किसी ने ये कहा कि ठीक है तू उज्जैन चली जा, वहाँ 52 कुंड है, वहाँ तो नहा लेना, वहाँ तेरी सवारी भी हट जाएगी और तुझ पे जो तंत्र रखा है वो भी हट जाएगा। उसने वो भी किया। तो आगे बढ़ने से क्या पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि 52 कुंड के बारे में जो आपने बताया, एक्चुअली में वो है? 52 कुंड तो है, लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि वहाँ पे नहाने के बाद में किसी भी भूत प्रेत की सवारी हो वो उतर जाती, तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को उस कुंड में नहाते हुए देखा, और उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर सवारियाँ आती है, और मैंने वो केसेस कर भी रखे। ठीक है, आप इस सवाल पे हम बाद में आएंगे। फिर सोनाली के साथ क्या हुआ? सोनाली के साथ ये हुआ कि वहाँ पे वो नहाती, उसे कोई भी रिलीफ महसूस नहीं होता है। तो उन्होंने ये भी कह रखा था कि वहाँ बहुत सारे अघोरियों का है अखाड़ा, और बहुत सारे अघोरी घूमते रहते, तुम दिखाना। तो उन्होंने किसी अघोरी को पकड़ा, 14 अघोरियों ने उसके साथ कहते हैं ना कि उसके चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। तो अघोरियों ने, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अघोरी क्या होते हैं ना कि हर कोई अघोरी जो अघोरी के भेष में, वो रियल अघोरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं इस क्षेत्र में हूँ, लेकिन आप देख के मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं इस क्षेत्र में हूँ। लेकिन कुछ लोग इस क्षेत्र में नए नए आए हैं, पर आप उन्हें देख के ये कहोगे कि वो 10 साल से इस क्षेत्र में। एक्चुअली उनकी वेशभूषा ऐसी हो जाती है। बस वही चीज़ है। तो उसी तरीके से वो गलत लोगों के हाथ में चली गई। मैं ये नहीं कहूँ, मैं किसी को भी गलत नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो गलत लोगों के हाथ में गई। 14 लोग थे, 14 लोगों ने पैसे भी लिए उनसे, और उसके बाद में उससे ट्रीट किया, और उससे ये कहा कि अब तुम्हारे ऊपर केवल दुर्गा हैं, और इन दुर्गा को भी हम उतार देंगे, तुम 1 साल बाद आना। ठीक है, ये दुर्गा का जो है मुझे थोड़ा सा रोल बताइए कि किस तरीके से ट्रीट करती थी, ताकि लोग समझ पाए। हाँ, ट्रीट करने का क्या है, जैसे कहते हैं ना किसी के ऊपर सवारी आ रही है और वो लोगों को ट्रीट कर रही है, जैसे कि ब्लैक मैजिक से ट्रीट कर रही है या भूत प्रेत से ट्रीट कर रही है, वो करती तो थी, लेकिन वो 3-4 दिन आराम होता था, फिर वापस से वैसे ही हो जाता था। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से ये था कि कोई शक्ति थी जो उन्हें ट्रीटमेंट का रास्ता बता रही थी, बट वो कारीगर नहीं था, टेम्पररी कोई सॉल्यूशन बन रहा था, वो खुद ही कर रही थी। जैसे कहते हैं ना, उसके ऊपर में मैं इस चीज को भी आपको बताती हूँ। पूरी चीजें, वो घर वापस आती है, वो बहुत खुश थी कि अब तो मुझ पे दुर्गा है।
वो फिर से कहते हैं ना कि गद्दी उद्दी लगाना शुरू की उसने लोगों को देखना शुरू किया। अब क्या होता है ना, उज्जैन से आने के बाद में उसके साथ क्या होता है, उसके कपड़े रात में वो जो भी पहन के सोती थी वो सब उतरे हुए मिलते थे अपने आप। और उसके 5-6 दिन बाद से उसके बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते हैं। ओह माय गॉड। और जब वो चलती थी तो पैरों से उसके खून निकला करता था। जब ऐसे कहते कि कहाँ से खून निकल रहा है या क्या हो रहा है, तो वो देखती थी कि जैसे कहते हैं ना ब्लेड आप लगाओ स्किन पे तो बहुत बारीक से कट जाता है, सेम वही चीज़ होती थी, खून खून ही हो जाता था। उसके बाद उसकी मम्मी ने वहाँ के लोगों से संपर्क किया, क्योंकि जो झारखंड में जैसा वो बताते हैं कि वहाँ पे भी भगत बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, आदिवासी भगत जो होते हैं आते हैं वो ट्रीट करने। जैसे ही उसके घर के अंदर आते और उसके कमरे के बाहर खड़े थे तो उसने ये कहा कि अगर तू अंदर आया तो तुझे खून की उल्टी होगी। आघोरी को कहा? नहीं वो जो नॉर्मल वहाँ के नॉर्मल भगत जो थे, स्थानीय लोग जो थे। हाँ वो कहता है मैं देख लूंगा, तू दुर्गा थोड़ी, अगर तू मुझसे इस तरीके से बात करी है, तू भूते प्रेते जिन्ने इस तरीके से। वो बोलते बोलते अंदर घुसा और लाठी ले रखी थी उसने एक लाठी मारी इसे, लड़की को, सोनाली को। उसे तुरंत खून की उल्टियाँ होने लग गई। करते करते वो बाहर चला गया। उसके बाद उसकी मम्मी ने किसी और को बुलाया। कहते ना कि सब अपने आप को महारथी समझते हैं। आए दूसरे भी आए। उसने फिर से वही बात की, अगर तू अंदर आया मेरे कमरे में आया तो तेरा पैर कट जाएगा। वो अंदर घुस ही रहा था, पूरा का पूरा चौखट उसके पैर पे गिर जाता। दरवाजे के जो एंगल्स रहते हैं सारे, मतलब इस तरीके के भी एंगल नहीं थे कि वो कट जाए उसका पैर, लेकिन वो कट गया। उसके बाद में क्या होता है, वो कोई एक और भी आते तांत्रिक, तो उन्होंने ये कहा कि उसने ये कहा कि अगर अब कोई भी मुझे देखने आया तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, या फिर जा यहाँ से चला जा। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। वो अंदर घुसा, उस दीवान था उसके कमरे में, और पहले के दीवान काफ़ी ज़्यादा भारी हुआ करते थे और उसके अंदर कपड़े भी थे। उसने एक हाथ से वो बेड उठाया जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। और वो बहुत ताजुब करने वाली बात थी, क्योंकि वो जो ये चीज़ें सह रही थी ना, सहते सहते वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो चुकी थी। उसने बेड उठाया और दीवान पे भी उसके डिज़ाइन बना हुआ था। उसी डिज़ाइन में उसने कहा कि अगर तुम यहाँ से गए नहीं तो मैं इसे यहीं पे मारूंगी। वो नहीं गया। उसने बेड ऐसे उठा रखा है और उस पे ही अपना सर ऐसे ऐसे करके वो मारने लग गई। बेड पे जो डिज़ाइन बना हुआ था उसी डिज़ाइन पे वो मारने लग गई। वो जैसे ही बाहर गया उसने बेड छोड़ दिया। ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पे सिचुएशन उसकी हो गई थी। जब ये केस हमारे पास आया, जब हमने देखा, तब पता चला कि उसके ऊपर मल्टी पोजीशन था और उसके ऊपर जो क्रिया की गई थी वो दुर्गा का क्लोन तैयार किया गया था। कहते हैं ना कि जैसे शमशानी शक्तियाँ अगर हम किसी के ऊपर भेजते हैं तो शमशानी शक्ति रहेगी। शमशानी शक्ति कहने का मतलब है कि मान लो जिन ले लिया मैंने जिन को ये कहा कि तू काली बन के जा घर पे, वो काली बन के ही जाएगा। शरीर पे अगर आएगा भी तो काली बन के आएगा या दुर्गा बन के आएगा। सेम उसके साथ वही कंडीशन थी। उसे ये कहा गया था कि तू दुर्गा बन के जा। आगे दुर्गा है, पीछे उसने बहुत सारे प्रेत खड़े हैं, उसमें जिन्नात सब कुछ है, और ब्रह्म राक्षस भी था उसमें, चुड़ैले भी थी, मतलब बहुत सारी चीजें, सुप्रीम एंटिटीज। हाँ, उसने बहुत सारी भेज रखी थी। और कच्चा कलवा भी था। जो स्क्रैचेस मार के जा रहा था वो कच्चा कलवा था, जो उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस दे रहा था। पूरा केस कब हुआ था? पूरा केस मतलब लगभग 5 साल हो गए इस केस को। 5 साल पहले हुआ था? ये 5 साल पहले की कहानी है। और जब हमने उसे ट्रीट किया था, और जब हम उसे ट्रीट करने गए तो कहते ना कि हर शक्ति एक साथ नहीं आती, क्योंकि जो भी शक्तियाँ उसके ऊपर छोड़ी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। कहते ना कि किसी तांत्रिक की या किसी सिद्ध इंसान की अगर मृत्यु हो जाए और वो उसे मोक्ष का रास्ता न मिले, वो प्रेत योनि में चला जाए, तो उसे आप नहीं हटा सकते। सेम यही इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। उसे हटाना मुश्किल था। फिर हमारी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जैसे जब वो सामने आई हमारे, तो उसने रोना शुरू किया। वो रोते रोते, मतलब वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बहुत रो रही थी। फिर हमने जब तक मैं कोई चीज़ें देखती नहीं हूँ ना, मैं किसी पे हाथ नहीं लगाती। फिर जब मैंने उससे कहा कि क्यों रोना हो रहा है, रोना क्यों आ रहा तुम्हें, उसने कहा मुझे भूत प्रेतों के साथ बांध रखा है, मैं तो कल्याण करने आई हूँ। फिर उसने कहा किसने बांधा है, तो उसने कुछ बताया नहीं। फिर उसने ये कहा कि ठीक है, मुझे आप इनसे मुक्त करो, मैं मतलब बहुत अच्छा करूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मुझे मुख्यमंत्री बना सकती हो। तो उसने कहा नहीं,
उसने कहा लेकिन मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी, बहुत अन्न दूंगी, इस तरीके से उसने कहा। फिर उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, देखना शुरू किया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसके ऊपर मतलब उसके पीछे इतनी सारी शक्तियाँ हैं, और आगे जो शक्ति खड़ी है वो दुर्गा है। जब तक वो दुर्गा बना करके जो शक्ति छोड़ी गई है ना, उसे जब तक आप मनाओगे नहीं, साइड नहीं करोगे, आप दूसरी शक्तियों से बात नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो फिर जब उनको इधर किया गया, बाकी शक्तियों को बुलाया गया, फिर जो भी हमारी प्रक्रिया होती है सभी शक्तियों को एकत्रित करके फिर उसके शरीर से हटाना, फिर वो चीज़ें की। क्योंकि हम मारना पीटना ये वाली चीज़ें नहीं करते, क्योंकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे शरीर पे आती है वो शरीर पे आती नहीं है। जैसे अगर किसी के ऊपर माता की भी सवारी है या किसी के ऊपर प्रेत की सवारी है, वो कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे नहीं आती, हमारे ओहरा मंडल में रहती है वो तो उस ओहरा मंडल से, कहते हैं ना कि ओहरा क्लीन कराना है, बहुत जगह आपने सुना होगा ओहरा क्लीन किया है, ओहरा बहुत मायने रखता है। हाँ, तो उस जगह से हमें उसे हटा करके किसी दूसरी चीज़ में डालना पड़ता है। उसके बाद वो प्रक्रिया होती है कि उससे तो मुक्ति मिल गई, फिर उसके बाद उनकी जो प्रक्रिया होती है ना कि उनके लोक में उनको भेजना, उसकी प्रक्रिया करते हैं। लेकिन इतनी सारी एंटिटीज थी, हाँ, ब्रह्म, पिशाच, जिन, हाँ, सारे थे। क्योंकि आप जब शमशान में जाओगे ना, आपको जो एनर्जीज आपने ना देखी हो ना सुनी हो, वो भी एनर्जीज वहाँ रहती है। और जब हम एक वक्त पे जब भोग लगाते हैं, जितनी एनर्जीज वहाँ पे इकट्ठा होंगी ना, उन सबको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इतनी एनर्जीज को हटाना पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं है। मतलब इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, है ना। और लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए और उतना आपका दिल मजबूत होना चाहिए। तो ये जो आघोरी करके गए थे, ये तो फिर एक मतलब छल था? ये छल था, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ कि लोग वेशभूषा तो बना ले रहे, या फिर बहुत सी बातें, लोग इस फील्ड में तो हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई क्योर कर पा रहा है उस चीज़ को जी। तो यही चीज़ें, यही प्रक्रिया उसके साथ हुई थी कि वो गई तो सही समझ के, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ। तो आखिरी में फिर हटाने की प्रक्रिया थोड़ा बता सकते हैं आप? हटाने की प्रक्रिया ये होती है कि इन चीज़ों को जिस तरीके से भेजा जाता है उसी तरीके से हटाया भी जाता है। तो सबसे पहले हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो उसके ओहरा मंडल से, क्योंकि ये पब्लिक नहीं समझ पाएगी तो मैं शरीर वर्ड यूज करूंगी। सबसे पहले उसके शरीर पे इकट्ठा करना होता है जितनी भी एनर्जी, उसमें कोई भी एनर्जी बच ना जाए, क्योंकि अगर एक भी एनर्जी बच रही है तो वो घातक है उसके लिए। बिल्कुल सही। सारी एनर्जी जब तक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी है और कौन कौन छुप के बैठी हुई है, तो सारी एनर्जी इकट्ठा करने के बाद में फिर हमारी क्या प्रक्रिया होती है कि उसके शरीर से वो चीज़ हटाते हैं। जब उसके शरीर से वो चीज़ हटा देते तो हम उसे एक दूसरा फॉर्म देते हैं, और वो हमारी कुछ क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं हम करते हैं, जिसको कहते हैं कि हमने उन्हें स्थान दे दिया। स्थान भी नहीं, मैं ये कहूँगी कि कुछ टाइम के लिए मैंने उसे उसके शरीर, उस टाइम के लिए मैंने उस जगह पे उसे रोक रखा है, बांध दिया, एक तरीके बांध रखा है। इससे अब उसके बाद क्या होता है, जिसके शरीर पे चीज़ें आ रही है उसको हम कुछ, उसके ऊपर हम एक बंधन लगाते हैं, जो बंधन जब तक उसकी सांसें चल रही है ना, जब तक उसकी प्रोटेक्शन करती है वो चीज़। उसके बाद उसके ऊपर कोई कितना भी बड़ा प्रेत भेज ले या कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक या घोरी हो, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अगर उसी चीज़ को वशीकरण के थ्रू उसको खाने में दे दिया जाए तो? हाँ, खाने के ऊपर किसी भी देवी देवता का बस नहीं चलता, क्योंकि पार्वती का भी जब वशीकरण करना था ना, कहते हैं कि काली बहुत जल्दी किसी से भी मोह जाती है, तो जब वशीकरण करना था काली का, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है माता काली, तो माता काली का जब वशीकरण करना था तो असुरों ने भी वशीकरण के लिए अपने जूठे फल को अभिमंत्रित करके माता को खिलाया था, और उन्होंने ये कहा कि मेरा भक्त लेकर के आया है तो मैं जरूर खाऊंगी, और उन्होंने वो चीज़ खाई थी। मतलब मालूम उन्हें भी था? मालूम था उन्हें, और उन्होंने शिव ने भी इंडिकेट किया कि पार्वती ये चीज़ मत खाओ, इससे तुम्हारे साथ बुरा होगा, इससे वशीकरण होगा और समाज के लिए भी ये हितकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरा भक्त लेके आया तो मैं खाऊंगी। कहते हैं ना, पार्वती हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट करती गई और बाद में प्रॉब्लम में फंसती गई तो शिव ने आके उन्हें बचाया, निकालते रहे। तो सेम वही चीज है, उनके सामने भक्त ने रखा, उन्होंने खा लिया। जब उन्होंने मातंगी रूप धारण किया था, ये तब की बात है। तो उस वक्त जब देवी देवता को भी पता है लेकिन उनके ऊपर भी वशीकरण वाली चीजें हो रही हैं, तो हम इंसान हैं, हम कैसे बच सकते हैं। तो फिर सोनाली को ठीक करने में कितना टाइम लग गया? सोनाली को ठीक करने में, जैसे जब तक वो बेचारी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाई, जब तक ही हमें प्रॉब्लम हुई। कनेक्ट होने के बाद में पूरे एक दिन की प्रक्रिया थी उसके शरीर से उस चीज़ को हटाना,
उसके शरीर से उस चीज को हटाया, फिर 40 डेज का पूरा एक वर्क होता है। क्यों? क्योंकि हम जितनी भी स्पिरिट्स है ना, उनका दाह संस्कार करते हैं, जैसे एक इंसान का दाह संस्कार होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि चलती आग में किसी का चेहरा आ गया हो? हाँ बिल्कुल आता है। अगर हम किसी का भी कार्य कराते हैं, किसी के ऊपर भी प्रेत है, क्योंकि बिना प्रेत की कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। गलत कार्य जो भी तांत्रिक करते हैं ना, अगर मान लो मुझे आपके बिजनेस में लॉसेस देना है, तो मैं प्रेत जब तक नहीं भेजूंगी ना, वो बिजनेस में लॉसेस नहीं होगा आपके। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया लॉसेस होगा, तो होगा कहाँ से? कोई तो होगा जो उस चीज को कर रहा होगा। सही बात है। तो उस चीज के लिए प्रेत का यूज किया जाता है। और जरूरी नहीं कि आपके पीछे एक ही प्रेत भेजा जाए, कभी 4-5 भेजे जाते, कभी 10 भी भेजे जाते हैं। और एक नागालैंड का भी हमने केस किया था, उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके ऊपर 156 भूत थे। अच्छा। तो इस तरीके से भी क्रियाएं की जाती हैं। तो जितनी भी एंटिटीज होती है, उनका रियल चेहरा जो भी होता है वो बन के आता है उस क्रिया में। और हम ये अपने जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, जो भी इलाज कराते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं। और वाकई वो हैरान करने वाली बात होती है। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि एक इंसान इतनी सारी चीजों से कैसे झेल रहा था। तो रेफरेंस के लिए हम एक फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं आपको दे सकती हूँ, वो मैं दे दूंगी आपको। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए एक फोटो लगा देते हैं कि लोग देख ले कि जब क्रिया होती है तो किस तरीके से आग के अंदर चेहरा बन के आता है। चेहरा बन के आता है। और 40 डेज के अंदर कहते हैं ना कि एक नर्क का द्वार है। जैसे स्वर्ग नर्क तो हमारे इसी लोक में ही है, लेकिन एक जैसे हमारे रहने के लिए धरती है, प्रेत कहते हैं ना हवा है, हवा है, प्रेतों को भी हवा का नाम देते हैं। तो उनकी भी एक दुनिया है। जैसे मुस्लिमों में सुन लो कि जिन की एक दुनिया है, सही है ना? और हिंदुओं में सुन लो बेताल की एक दुनिया है। तो सेम इसी तरह नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, जो अपना कर्म भोगने के लिए आगे की जर्नी तय करेंगे, उनकी भी एक दुनिया है। तो इन 40 डेज में जो हम हवन प्रक्रिया करते हैं, इस हवन प्रक्रिया में जैसे उसकी बॉडी से तो हमने उतार लिया, उसे यहाँ बिठा लिया, अब उसके कर्मास को ना कुछ हील करना पड़ता है। जब वो हील होंगे तभी वो उस रास्ते में जा पाएंगे। तो जब आप ये सब कुछ करते हो तो यहाँ पर आपकी एनर्जी और आपके कर्मास पे फर्क नहीं पड़ता? जी बिल्कुल पड़ता है। अगर हमने कोई चीज गेन की है, अगर मान लो मैंने गेन की है शक्ति, और मैं अपनी शक्ति से आपको कुछ पॉजिटिव वाइब दे रही हूँ, है ना, तो उसमें मेरी पॉजिटिव वाइब है, तभी तो मैं आपको दे पा रही हूँ। तो ये कम होगी यहाँ से। तो क्या इससे आप जो साइकिक होते हो, इनकी आयु पे भी फर्क पड़ता है? अगर तंत्र है तो आयु पे फर्क जरूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। अब मेरा जो एक क्वेश्चन है, एक और रियल इंसिडेंट पे हम आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो क्लियर करने ज़रूरी है कि जैसे 3 लोग हैं, ठीक है, एक करने वाला तांत्रिक, एक करवाने वाला, और एक जिसके ऊपर हो रहा है विक्टिम। तो अगर तीनों मिलके कुछ कर रहे हैं, तो तीनों की पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा, या फिर विक्टिम बच जाएगा, करवाने वाला बच जाएगा, या करने वाला बच जाएगा? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया ये। आपने सुना होगा ना कि बहुत से तांत्रिक जो होते हैं या भगत होते हैं, वो अपनी मृत्यु, आपने सुना होगा, जो भी इस क्षेत्र में है उनकी मृत्यु बहुत ही गलत तरीके से होती है, सड़गल के होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा कर रखा है, जिसे जो चीज नहीं सहनी थी, आपने वो चीज उसको सहने पे मजबूर किया थोड़े पैसे के लिए, है ना। करवाने वाले के ऊपर भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मैं खुद तो इतना काम कर नहीं पा रही हूँ, आप कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, मैं कर नहीं पा रही हूँ, आप कर रहे हो, तो मुझे उससे भी दिक्कत हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे कर्म खराब होते हैं। और जो चीज़ें आपने इतनी मेहनत की, फिर भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, मेरी वजह से नहीं मिला, तो आप कुछ समय तो झेल लोगे, लेकिन उसके बाद जो आपने बुरा वक्त झेला है ना, उसको मुझे 2 गुना 3 गुना इसी जन्म में झेलना है। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो अगर मेरे ऊपर कोई चीज है और मैं उसे ना कटवाऊं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहेगा? वो चलेगी। अगर आपको टाइफाइड है और आपने 3 दिन पैरासीटामोल खाया, आपका बुखार कम हो गया, लेकिन टाइफाइड तो टाइफाइड ही है। उसका जब तक आप परमानेंट इलाज नहीं कराओगे, उसके पूरा एक क्योर डे होता है 15 डेज का, जब तक आप 15 डेज पूरे तरीके से उसको ट्रीट नहीं करोगे, टाइफाइड आपका बढ़ता ही रहेगा, आपकी इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरीके से तंत्र भी है। अगर आपने आपके ऊपर तंत्र है, तो बहुत से लोग सुंदरकांड, रुद्र चंडी पाठ और रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें जैसी है वो वैसी ही रहती है। अगर तंत्र क्रिया है तो उसे तंत्र क्रिया से ही काटना पड़ता है। इसके बाद एक सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है कि जब उस करने वाले इंसान को पता है कि उसकी मृत्यु इतनी गंदी होगी, फिर भी वो हैप्पीली ये चीज कैसे कर रहा है? कुछ पैसे के लिए? हाँ, मैं यही बताती हूँ।
ये जो गलत काम करते वो वही करते जिन्होंने प्रेत सिद्धि कर रखी है। मतलब अपनी पहले एक डील डन कर रखी है कि हमारी तो अब मृत्यु ऐसे ही होनी है। नहीं तो एक जब हम तंत्र क्षेत्र में आते हैं ना और हमने प्रेत सिद्ध कर रखा है तो प्रेत सिद्ध करने के भी बहुत से नियम होते हैं। अगर हमने किसी प्रेत को सिद्ध किया है ना तो उसकी एक आयु होती है। मान लो 10 साल आयु है तो 10 साल तक ही हम प्रेत को रख सकते हैं। 10 साल के बाद हमें उसको प्रवाह करना पड़ेगा। प्रवाह करना मतलब हम उसे ये ऑर्डर देते हैं कि जो भी औरत बांझ है उसके कोख से जन्म लो और अपनी आगे के जीवन या अपने आगे के कर्म तुम काटो इस दुनिया में। क्योंकि पृथ्वी लोक में जो भी जन्म लेता है ना वो दुख भोगने के लिए ही जन्म लेता है। अगर किसी को दुख नहीं भोगना ना तो उसे मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पे जो भी आया है वो दुख भोगने के लिए ही आया है। लेकिन एक चीज बताइए कि मैं किसी को ऑर्डर दे दूं कि आप किसी बांझ के पेट से जाके जन्म ले लीजिए, ये भगवान का प्रोसीजर है या फिर जो कैद कर रहे हैं? प्रोसीजर है। इसमें भी क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है। मैं आपको वही समझा रही हूँ। जब ये समय आता है ना तो मैं जैसे मान लो मेरी मृत्यु हो गई और मैं प्रेत बन गई हूँ। अब मुझे मोक्ष के लिए कुछ अच्छे काम भी तो करने हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे वो ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। मैं तो उस ऑर्डर को फॉलो करी। मुझे ये नहीं समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एक मृत्यु के बाद ना आपकी अपनी समझ खत्म हो जाती है। मुझे वो कह रहा है तुम्हें ये करके आना है, मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे 10 साल बाद ये छोड़ेगा और मेरी आगे की जर्नी शुरू हो जाएगी। जो मुझे 30 साल झेलना था वो मैं 10 साल ही झेलूंगी। मैं अपना काम किए जा रही हूँ। किसी को इसमें परेशान करना है, किसी की आयु लेनी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस तरीके से मैं काम करे जा रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना, 10 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब तांत्रिक को क्या है, मैंने इसके माध्यम से इतने पैसे कमाए, अब मैं इसे ऐसे कैसे जाने दूं? 5 साल और रख लेता हूँ। लेकिन वो तो अपने वचनबद्ध था ना कि 10 साल के बाद में मुझे उसको प्रवाह करना था। अब मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि 10 साल उसने मुझसे काम कराया, अभी मुझे आगे की जर्नी के लिए भेजेगा, नहीं भेजा। अब मैं क्या करूंगी ना, उसने जितने मुझे भोग दिलाए, उसने जितने जाप किए, सारी शक्तियां तो मेरे पास है। मेरे कर्म, बुरे कर्म जो थे जिस वजह से मैं प्रेत योनि में थी, है ना, तो वो सारी कर्म मेरे कट गए। अब मैं बली हूँ। बली मतलब मैं ताकतवर हूँ। अब मैं क्या करूंगी ना, उसने अपना वचन नहीं निभाया, अब मैं उसका ही नुकसान करूंगी। यही कारण होता है कि तांत्रिक की मौत इतनी गंदे तरीके से होती है। मैं आज तक इस साइकिल को समझना चाह रहा था कि क्यों इतना बड़ा ये रहता है कि विक्टिम भी फंस गया, क्रिया करने वाला भी फंस गया, करवाने वाला भी फंस गया। आपने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। जैसे सब बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनमें से जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं कि कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया, ये 2 एंटिटीज हैं जो कभी मेरे को ढंग से क्लियर नहीं हुई। और मेरे को हर बार आता है कि भाई इस बारे में आप ज़रूर पूछना, क्योंकि जो वीडियोस भी बनाते हैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन उस तरीके की होती नहीं है। ठीक है, अगर आप कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत से ऐसे महारथी हैं इंडिया में जो ये कहते हैं कि हमारे पास कच्चा कलवा है। और वो क्या बताते कि कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया एक ही चीज़ है। लेकिन जो मैंने गेन किया, कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया दोनों अलग अलग प्रजाति हैं, सॉरी अलग अलग चीज़ें हैं। कच्चा कलवा क्या है, 11 साल के से कम या फिर 11 साल तक के बच्चे अगर मृत्यु को प्राप्त होते तो उनका दाह संस्कार नहीं होता, उन्हें तो दफनाया जाता है। कहते हैं ना कि एक जनेऊ कराने की भी उम्र होती है, तो 11 साल में जनेऊ होता है या 7 साल में, 15 साल में, ऐसे। तो एक मान के चलो टाइम पीरियड एक होता है, 1 साल मतलब बच्चा जन्म लिया और 11 साल तक का बच्चा। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे की डेथ होती है किसी भी कारण से 11 साल से पहले, तो उसे दफना दिया जाता है और वो मरने के बाद अतृप्त रहता है। अतृप्त होने के साथ साथ उसे जो योनि प्राप्त होती है, कच्चे मतलब वो कच्चा मसान कह सकते हो आप, कच्चा कलवा, ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज जो होती है वो एक होती है और इन्हें कच्चा कलवा कहते हैं। तो इनसे कुछ कार्य करवाए जाते हैं। इनसे आप अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा कार्य करा सकते हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इनके थ्रू धन निकालेंगे जमीन से। अच्छा। लेकिन ये ज्यादातर किसी को परेशान करने के काम आते हैं। और अगर इनको किसी के ऊपर भेज दिया जाए ना,
उस पर कोई भी शक्ति जल्दी से कार्य नहीं करती, क्योंकि बच्चे की गलती हर जगह माफ होती है। तो कोई माता भी जल्दी से नुकसान नहीं करेगी उसका? करती है, वो करने के लिए भी आपके पास सही तरीका होना चाहिए। सिद्धि तो होगी, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। तरीका पता होना चाहिए। सिद्धि होना बड़ी बात नहीं है। आपके पास तलवार है, आपको यूज कैसे करना यही नहीं पता, हाँ। तो आप अपनी गर्दन भी काट सकते सही हो, बात है ना। अब तो सिद्धि होनी बड़ी बात नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपको कब सिद्धि को किस रूप में और किस जगह पे और किस तरीके से यूज करना है कि आपका भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। और ये 1.5 फुटिया क्या होता है? 1.5 फुटिया एक प्रजाति है। जैसे कहते हैं ना कि जानवरों की प्रजाति इंसान भी है, इंसान भी एक प्रजाति है। इसी तरह 1.5 फुटिया भी एक प्रजाति होती है जो जमीन के नीचे पाई जाती है। और ये 1.5 फुट के होते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जमीन के नीचे भी दुनिया है, नाग नागिनों की, यक्ष गंधर्वों की, हाँ, बहुत सारे लोगों की है। इसी तरह 1.5 फुटिया भी जस्ट जमीन के नीचे रहते हैं। और बहुत से लोग इनकी खोज करने के लिए जंगलों में घूमते भी रहते हैं। कहते हैं ना, जंगलों में जगह जगह खुदाई हुई है, थोड़ी। हाँ। तो ये उसकी वजह से भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं धन के लिए किया गया, लेकिन हर जगह ये धन के लिए खुदाई नहीं होती। हर जगह कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी खुदाई होती है। तो इनका किस चीज का प्रयोग होता है? इनका प्रयोग भी आप कोई भी काम करा सकते हो। जैसे इनकी ना, जैसे कहते हैं कि कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया अलग है, तो 1.5 फुटिया के बारे में आज मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि 1.5 फुटिया की जो प्रजाति है ना, सबसे पहले ये सऊदी के लोगों को पता चली थी। अच्छा। और सऊदी में जो वहाँ के शेख लोग कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा अमीर शख्सियत रखने वाले लोग थे, उन्होंने ऊंट और गाय पाल रखी थी जी। इन दोनों का इस्तेमाल वो अपने रिचुअल्स के लिए भी कभी कभी किया करते थे, जो अब तक भी चीजें होती हैं। और हम काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं जो हम प्रक्रिया कभी कभी खुद भी करते हुए उन्हें देख पाते हैं। तो उस प्रक्रिया के लिए वो पाला करते थे। और वहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें उनसे यूज़ के लिए भी उनको पाला करते थे। जैसे हम यहाँ पे गाय भैंस पालते हैं, तो वो एक जो शेख थे उन्होंने पाल रखा था ऊँट और गाय अलग अलग। अचानक से वो ये देखते ना कि धीरे धीरे उनके सारे जानवर मरते जा रहे, सूख के मरते जा रहे। अच्छा। तो उन्होंने पता कराया कौन है, क्या है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ लोग थे जिन्होंने ये पता किया, और पता करने के बाद पता ये चलता है कि जमीन से 1.5 फुटिया रात में बाहर आते हैं। अच्छा। वो दिखते बिल्कुल इंसानों की तरह। अगर किसी छोटी सी डॉल जो प्लास्टिक की 10 रुपए की 20 रुपए की आती है, मैंने कुछ क्लिप्स भी देखी हैं जहाँ पर छोटे छोटे इंसान चलते हुए दिखे हैं। वो 1.5 फुटिया होते हैं। और जैसे एक डॉल है प्लास्टिक की, आप उसे पूरे कीचड़ में सान दो, हाँ। वो बिल्कुल 1.5 फुटिया उसी तरीके से दिखाई देते हैं। ऐसी कोई चीज किसी को मिल गई और उठा के वो अपने घर ले आया तो उसका ये इतना आसान भी नहीं होता। हाँ। कहते हैं ना कि मैंने कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। उसे सिद्ध कर पाना, क्या उसे झेल पाना थोड़ी देर के लिए बहुत मुश्किल है। उसे काबू कर पाओगे आप, तभी तो आप उसे आगे यूज कर पाओगे। क्योंकि बच्चे की आत्मा है तो बहुत चंचल होगी, भाग दौड़ करेगी, चंचल भी होगी, और वो डायरेक्ट प्रहार करती है। वो दूसरी एनर्जीज की तरह मौका नहीं देती आपको, डायरेक्ट प्रहार करने पे आती है। लेकिन इतना है कि अगर आपके पास उस प्रकार की शक्ति है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर कंट्रोल कर लिया उस पे, तो फिर वो चीज़ आपकी है। तो सेम 1.5 फुटिया के साथ ये चीज़ हो रही थी। जब लोगों ने पता किया तो पता चल रहा था कि रात में वो बाहर आते हैं और उनके जो भी मवेशी थे, मतलब जो भी जानवर उन्होंने पाल रखे थे, उनका वो खून पिया करते थे। इतना खून पीते थे कि वो मर जाते थे। फिर इस तरीके से लालच बढ़ा, क्योंकि वो जमीन के नीचे है। और बहुत जगह पे इस चीज का यूज किया भी गया है कि जमीन के नीचे की चीजों को वो देखने में भी काम आते तो आप कहीं इशारा गड़े हुए धन के बारे में तो नहीं दे रहे हो? हाँ, मतलब मैक्सिमम टाइम उस चीज के लिए यूज किया जाता है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी के पास 1.5 फुटिया है, और होगा भी तो बहुत गिने चुने लोगों के पास में होगा। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा समय से इस क्षेत्र में हूँ और खुद मैंने ये चीजें एब्जॉर्ब भी की हैं। और पहले तो मैं भी मैं भी यही सोचती थी कि कच्चा कलवा 1.5 फुटिया एक ही चीज है। लेकिन जब आगे चल के मुझे पता चला, क्योंकि ज्ञान आपको एक बार में मिलता नहीं है, जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज मुझे पता चलता गया, तो बहुत ज़्यादा हैरानी भी हो रही थी। और वहाँ से कुछ चीज़, मतलब कहते हैं ना कि अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज़ है, आपने कहा बहुत अच्छी चीज़ है मुझे भी दे दो, मैंने कहा ठीक है ले जाओ। अब सेम वहाँ की प्रजाति, कहते हैं ना कि कुछ अफ्रीकन्स थे जो अमेरिका में आके रहने लग गए और अमेरिकन कहलाते हैं अब। तो सेम यही चीज़ 1.5 फुटिया के साथ में सऊदी के थे, ये यहाँ आके रह रहे हैं। यहाँ पे भी उनकी प्रजाति बढ़ गई है। ये आए कैसे? वही बात बताना चाह रही हूँ मैं कि कनेक्शन, अगर आपको मैं जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, मेरे पास दो सेब हैं, अच्छे हैं, आपने कहा लाओ मैं भी खाता हूँ, तुम भी खा लो, है ना।
तो इस तरीके से ही ये चीज़ें आई है, क्योंकि जो पहले पाकिस्तान, सऊदी या इंडिया ये अलग नहीं थे, सब एक में ही थे ये। और तंत्र का क्षेत्र जिस तरह से आज हर एक तांत्रिक एक दूसरे से लड़ाई करते हैं ना, पहले शायद ये चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी। ये चीज़ भी एक जगह से स्टार्ट हुई थी, शायद मैं आपको उसकी स्टोरी बता पाऊँ नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, बिल्कुल है ना। तो ये प्रजाति वहाँ से यहाँ लेके आई गई हैं, और इस पे वर्क कैसे किया जाता है। तो इनकी मेल और फीमेल प्रजाति होती है। अगर इनको ज़्यादातर ना इन पे अगर इनको पकड़ा जाए तो इनकी फीमेल्स को पकड़ते हैं। फीमेल आपने पकड़ ली या फीमेल की हड्डी पकड़ ली, उसका मेल दौड़ा दौड़ा आएगा। आप उससे कोई सा भी काम करा लो, इतनी फास्ट वो काम करके आएगा ना। जैसे कि आपने सुना होगा राजा की जान तोते में होती है, सेम इसी तरीके से अगर आपने 1.5 फुटिया की फीमेल को पकड़ा है तो उसका मेल जो है वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। और आप जब तक उसकी फीमेल को आपने पकड़ रखा है, आप उससे कोई भी कितना भी बड़ा असंभव काम क्यों ना आप करा सकते हो, और बहुत ही जल्दी वो करके देता है। सो दोस्तों सीरियसली बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत ज़्यादा जानने को मिला। और मैं दोबारा चाहूँगा, अगर आपको ये सीरियसली जो कॉन्सेप्ट था जो गुरु माँ ने बताया, अंकिता जी ने, आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो की कि आप किस बारे में और जानना चाहते हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, यक्षनी, कर्ण पिशाचनी, जिस भी तरीके से आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और मैं अंकिता जी को वापस बुला के लेके आऊँगा अपने पॉडकास्ट पे। जो हॉरर पॉडकास्ट है ये आपकी भारी मांग पे स्टार्ट किया है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हमारी वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहें। और सबसे मेन मुद्दा जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। कमेंट्स को बनाए रखें, जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं यार वो बहुत ही बखूबी हमारे लिए, बस बना के रखिए। आखिरी में आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप वीडियोस को प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जय श्री राम, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।